आसमान से जब एक पानी की बूंद गिरती है तो नीचे गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ती चली जानी चाहिए, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में तो हर सेकंड स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ती जानी चाहिए। मतलब कि अगर एक ऊंचाई से रेन ड्रॉप गिर रही है तो बहुत तेज स्पीड से गिरनी चाहिए, मगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा कौन सा फोर्स है जब मैं आगे जाना चाहता हूं तो वो मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा होता है? पानी के अंदर जब एक बॉल को लेकर जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ उस पर एक फोर्स लग रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? और इतनी सारी चीजें जो हैं, क्या ये सिर्फ एक फॉर्मूले पे टिकी हुई हैं? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मीडियम की? चलिए इन सब पर बातें करने जा रहे हैं अपन इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ये है लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है ना, जो चीज बताएगी कि भाई कोई आपका, अगर आप मीडियम में हो तो वो आपका अपोज जो कर रहा है, वो जो विस्कस फोर्स है, वो जो ड्रैगिंग फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो स्टोक साहब ने अपन को ये फॉर्मूला दिया और स्टोक साहब ने अपन से क्या कहा? Backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with velocity v in a fluid of viscosity coefficient of viscosity eta is F is equal to 6 pi eta rv। ये आपके पास एक विस्कस ड्रैगिंग फोर्स था। हमने कहा ठीक है, अगर ये फोर्स है तो क्यों आ रहा है? एक्चुअली में जब आप किसी मीडियम से पास होगे तो आप उस मीडियम के लेयर्स को डिस्टर्ब करोगे, और जब उस लेयर को डिस्टर्ब करोगे तो वो आप पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन का, लेयर्स के बीच में जो आप मोशन कर रहे हो उस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और वो जो अपोजिंग फोर्स होता है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे लगेगा, नीचे जा रहे हो तो ऊपर लगेगा। मतलब कि ये जो अपोजिंग फोर्स होता है, ये विस्कस ड्रैगिंग फोर्स हमेशा आपके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा लेयर्स के बीच में से। अच्छा ठीक है, अपन लोग काइनेमेटिक्स में ये मानते ही नहीं है, इसीलिए विस्कस ड्रैगिंग फोर्स मानते ही नहीं थे। अपन ये बोलते थे सब कुछ वैक्यूम में हो रहा है, बट यहां पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो मुझसे कहा गया भाई 6 पाई ईटा आरवीएस को निकाल कर लाओ, तो हमने कहा ठीक है निकाल कर ले आते हैं। अब डेरिवेशन करते हैं। तो ये जो विस्कस ड्रैग फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है? ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। अभी तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बट मान लेता हूं कि मुझे फॉर्मूला नहीं पता होता, मुझे निकालना होता, तो मैं क्या कहता कि भाई ये किस पे डिपेंड करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी पे और वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करेगा। मैं रुका हुआ हूं, मुझ पे काय का विस्कस ड्रैग फोर्स, मतलब वेलोसिटी डिपेंडेंट है। बड़ा साइज होगा तो ज्यादा लेयर्स को, ज्यादा पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो उस पर ड्रैगिंग फोर्स अलग होगा। अगर अपन बात करें मीडियम, जैसे कि दलदल के अंदर फंस जाते हैं, वो कैसी मूवीज में नहीं देखते अपन कि एक मड़ी सी सिचुएशन है, उसमें फंस रहे हैं, जा रहे हैं, प्लीज बचाओ, धीरे 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 जा रहे हैं। और अगर पानी होता तो तेजी से चले जाते। मतलब कि अपना जो मोशन है, वो जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स है, वो डिपेंड कर रहा है मीडियम के ऊपर, मतलब उसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर भी। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका फॉर्मूला निकाल देते हैं। हमने यूनिट एंड डायमेंशन की मदद ली। तो हमने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर a, रेडियस टू द पावर b एंड वेलोसिटी टू द पावर c। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तो एक कांस्टेंट आएगा के, ये हो जाएगा ईटा टू दी पावर ए, रेडियस टू दी पावर बी एंड वेलोसिटी टू दी पावर सी। अब डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है? सबके डायमेंशंस रख दो। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू के, ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन टू दी पावर ए, रेडियस टू दी पावर, रेडियस के लिए एल टू दी पावर बी, वेलोसिटी एल टी माइनस वन टू दी पावर सी। अब अपन ने ये कहा यहां m की पावर आएगा a और कहीं है ही नहीं, तो m की पावर a, l की पावर माइनस a, l की पावर प्लस b, l की पावर प्लस c, तो l टू दी पावर माइनस a प्लस b प्लस c, t टू दी पावर माइनस a, t टू दी पावर माइनस c, तो t टू दी पावर माइनस a माइनस c। अब अगर अपन देखें तो फोर्स का तो मैंने यहां डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया था, इक्वेट कर देते हैं। तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई क्या तुम्हारे पास? m की पावर इक्वेट करने पे 1, फिर b की, l की पावर इक्वेट करी माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, फिर आपने t की पावर इक्वेट करी माइनस a माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस कॉमन हो गया तो a प्लस c इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पर अगर अपन देखें तो a की वैल्यू 1 है और यहां पर a प्लस सी इज इक्वल टू 2 है। a की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो जैसे ही मैंने a की वैल्यू रखी 1, c की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 1।
अब अगर C की वैल्यू मेरे पास 1 आई और A और C दोनों आ गए तो इक्वेशन नंबर 2 में जैसी रखें तो A भी 1 और C भी 1, ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, B की वैल्यू भी आ जाएगी 1। तो जैसे ही आपके पास तीनों 1 आए, इस फॉर्मूले में देखें तो ईटा की पावर 1, R की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 1, आपका स्टोक्स लॉ प्रूव हो गया। F इज इक्वल्स टू के ईटा आर वी। के क्या है 6 हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कभी भी कांस्टेंट्स नहीं निकाल सकते। पॉइजली के टाइम पे मैंने तुम्हें यह सिखाया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास कंडीशंस क्या है भाई, स्टोक्स लॉ को अगर आपको वैलिडेट करना है तो क्या कंडीशंस हैं। पहली चीज तो ये बात है कि हमारे पास जो मीडियम है वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन का है, मतलब गिरते चले जाओ गिरते चले जाओ गिरते चले जाओ, ठीक है। दूसरी चीज बॉडी जो है वो रिजिड है और स्मूथ है। तीसरी चीज कोई स्लिप नहीं हो रही है, किसके बीच में, बॉडी और फ्लूइड के बीच में। चौथी बात, मोशन ऐसा नहीं है कि मीडियम में टर्बुलेंस ला दे, वो लेयर्स को डिस्टर्ब करता हुआ पार्टिकल जा रहा है मगर लेयर के अंदर मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ऐसे मोशन की टर्बुलेंस आ जाए जिसमें पाथ कुछ पता ही ना हो पार्टिकल्स का। और जो साइज है बॉडी का वो स्मॉल है मगर वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सिस्टम के, उस गैस के, उस फ्लूइड के, उनके पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग से ही छोटा हो जाएगा तो फिर ये नहीं लगा पाएंगे। उसका साइज उनके बीच की डिस्टेंस से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी। अच्छा, अब आते हैं अपन टर्मिनल वेलोसिटी। आपके एग्जाम में ये टॉपिक आने के चांसेस 99% हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी वो आपसे पूछेंगे। अब अगर टर्मिनल वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो भाई आपने छोड़ दिया तो उस पर वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है, इसकी वजह से वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, ठीक है। जब वो नीचे की तरफ भाग रहा था तो ऊपर की तरफ एक ड्रैगिंग फोर्स लग रहा था। यहां पर ड्रैग फोर्स के साथ साथ एक फोर्स और लग रहा होता है जो है अपना बुयांट फोर्स। अब ये जो बुयांट फोर्स है वो लग रहा है यहां पर, क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई देखो यार, तुमने वो देखा होगा ना कि जैसे ट्रेन में या बस में एक बाजू वाले की सीट पे थे, अपन धीरे धीरे सरका के पूरी अपनी जमा के बैठ गए बिल्कुल तरीके से, है ना, ऐसी कुछ होता है ना। तो जब आप उसको सरकाते हो तो वो आपको सरकारा होता है कि नहीं। तो जैसे ही कोई पार्टिकल किसी मीडियम में आता है तो उसने जगह ऑक्यूपाई करी कि नहीं करी, कौन सी जगह ऑक्यूपाई करी, वो फ्लूइड वाली। अब वो जगह ऑक्यूपाई करी तो जो मॉलिक्यूल को जिनको तुमने वहां से भगाया है वो कहेंगे चल निकल, तुम भी निकल, तुम भी हटो यहां से, तुम भी हटो यहां से, तो वो उस ऑब्जेक्ट को भी हटाने की कोशिश करेंगे, मतलब उस जगह पर वो पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब जब उस जगह पर वो पार्टिकल्स आ जाएंगे तो उस पर हटाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स है ना वो बुयांट फोर्स है। अब यहां पर देखें, जब हमारे पास ये दोनों बुयांट फोर्स और ड्रैग फोर्स का सम वेट से कम होता है तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भागती है, मगर ड्रैगिंग फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। तो अगर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बुयांट फोर्स है प्लस ड्रैग फोर्स है इसका सम mg के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही mg के बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि नेट फोर्स हो गया जीरो, और नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो जब आपने छोड़ा सिर्फ एक फोर्स, बुयांट फोर्स लग रहा है मगर बहुत ही पिद्दू सा, ये नीचे की तरफ जाना शुरू, एक्सेलरेट हुआ क्योंकि बुयांट फोर्स तो फिक्स है, इसकी एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी तो ड्रैग फोर्स आया 6 पाई ईटा आरवी। ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम थी, mg नीचे ज्यादा था, एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी तो ड्रैग फोर्स बढ़ा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक वेलोसिटी ऐसी आ जाएगी कि ड्रैग फोर्स और बुयांट फोर्स का सम mg के बराबर हो जाएगा, तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां एक्सेलरेशन हो चुका है जीरो, नेट फोर्स हो चुका है जीरो। तो इससे अपने पास वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पर ये दोनों बराबर हुए, उस वेलोसिटी को अपन क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज द हाईएस्ट स्पीड एट विच अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे कहा गया कि भैया इसकी वैल्यू निकाल कर लाओ। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वेट है। अब मेरे पास यहां पर अगर ये जो बॉल है इसकी डेंसिटी मुझे दे दी गई सिग्मा और मीडियम की डेंसिटी दे दी गई रो, तो अब मेरे से कहा गया कि आप तो निकाल कर लाओ इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस r मान ली। मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं। उसमें क्या है, इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, नीचे की तरफ वेट क्या होगा, m मास ऑफ द बॉडी इंटू g। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी थी बॉडी की, सिग्मा। वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है तो 4/3 पाई आर क्यूब। फिर कौन से फोर्स पर आते हैं, बुयांट फोर्स। मैंने बताया बुयांट फोर्स क्यों लग रहा है, पानी में आप कूदे,
पानी में आप अंदर गए, आपने अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दिया तो आप ऊपर फ्लोट करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया जो आपके वेट के बराबर था। तो वैसे ही बुएंट फोर्स हमेशा उतना होता है जितना आपने यहां से मीडियम को डिस्प्लेस कर दिया है। तो मीडियम को आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते हैं मास ऑफ द मीडियम हो गया, आपने मान लिया ml इंटू जी। अब ये लिक्विड या फ्लूइड है तो इसकी डेंसिटी या इसका मास कितना होगा, तो देखो वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब इसी के बराबर होगा। मगर डेंसिटी क्या है मीडियम की, रो, तो मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों आ रहा है, फिर से बता रहा हूं, ये वो मास है, ये वो mg है जो लिक्विड डिस्प्लेस किया आपने, फ्लूइड डिस्प्लेस किया, उसके कारण आया। अब आपके पास आता है कौन सा वाला फोर्स, विस्कस फोर्स 6π/rv, ये तो हमें पता ही है। अब यहां पर जब इक्विलिब्रियम आएगा, इस फिगर से देखो, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो नीचे W है और ऊपर अपने पास बुएंट फोर्स और विस्कस ड्रैगिंग फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस, ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का सम वेट के बराबर हो जाएगा। जब ये वेट के बराबर हो जाएगा दोस्तों, उस केस में क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, ये आ गया अपने पास क्या, mg वेट। और अगर अपन देखें बुएंट फोर्स, ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी, मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी, और प्लस 6π/rv। अब इन दोनों को अगर इसको उधर ले जाएं तो क्या 4/3 पाई आर क्यूब जी, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आ जाएगा, ले लिया कॉमन, क्या बचा, सिग्मा माइनस रो बचा। अब जब ये सिग्मा माइनस रो बचा इक्वल टू 6π/rv, अब गौर से देखो आप, क्या पाई ने पाई को मार दिया, हाँ मार दिया। क्या यहां से 2 टाइम्स 2 से कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो अब यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 3 आ गया नीचे, तो 2/9। एक r ने r को भी मार दिया तो बचा क्या, r² इंटू जी सिग्मा माइनस रो, और ईटा आ गया डिवाइड में। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 2/9 r² जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा, और ये आपके पास आ चुकी है टर्मिनल वेलोसिटी। यहां पर ये कहना चाह रहा है, अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस ये पॉजिटिव आएगा, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी। और अगर रो मतलब मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी। सो टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ जब आएगी, जब सिग्मा ज्यादा होगा, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी, और रो मतलब कि जब मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी। ये भी मैंने निकाल लिया, बढ़िया, मुझे समझ में आ गया। मगर बिना क्वेश्चन करे समझ आएगा नहीं, तो मैंने कहा भाई एक क्वेश्चन लेते हैं। A raindrop of radius 0.3 millimeter falls through air with a terminal velocity of viscosity of velocity है वो, velocity of 1 meter per second. This should be velocity, okay? 1 meter per second. The viscosity of air is this. ये याद रखना, poise है मतलब CGS यूनिट है। Find the viscous dragging force. हाँ ठीक है, गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन फॉर्मूला यूनिट GFU, गिवन गर्लफ्रेंड फॉर यू, नहीं समझ में आ गया। अब अगर देखो तो टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी थी 1 मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा था 18 इंटू 10 की पावर -5 पॉइज, मगर हमें एसआई में जाना है इसलिए डेका पॉइज होता है 10 टाइम्स ऑफ पॉइज, ठीक है, मतलब कि 1 डेका पॉइज इज 10 पॉइज। तो अगर अपन यहां पर इसको सॉल्व करें तो बेसिकली इसको डेका पॉइज बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड, तो वो 10 इसके साथ डेका पॉइज बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 कन्वर्ट करेंगे तो। अब अगर अपन देखें तो रेडियस कितनी दे रखी थी दोस्तों, 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिली इज 10 की पावर -3 मीटर, 6π/rv फोर्स होगा, यही तो फोर्स निकालना है। 6 तो हो चुका है 6, पाई हो चुका है 3.14, ईटा अपन को कितना दे रखा था 18 इंटू 10 की पावर -6, आर रेडियस कितनी दे रखी थी 0.3 इंटू 10 की पावर -3, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1। अब अगर ये सारी चीजें देखें तो 0.3 इंटू 6 विल बिकम 1.8, 3.14, 18, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -9 हो गया। यहां पर देखें तो 18 इंटू 1.8 बिकम्स 32.4, बेसिकली 18 इंटू 18 324, एक डेसिमल 32.4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -9n, और जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आ जाएगा 101.736 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ये आ चुका है आपके पास क्या, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन और
मान लेते हैं कि इफ 8 रेन ड्रॉप्स each of radius 1 millimeter are falling through air at a terminal velocity of 5 centimeter per second. If they collapse to form a bigger drop, what is the terminal velocity of the bigger drop? ये छोटी छोटी पिद्दू पिद्दू सी 8 ड्रॉप्स थी, ये कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉप बना दी। इसका रेडियस दे रखा है 1 मिलीमीटर, यहां पर वेलोसिटी है अपने पास, टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट कर दूंगा। ये मेरे पास है v1 टर्मिनल वेलोसिटी है पहले वाले की, दूसरे वाले की टर्मिनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है और रेडियस भी मुझे नहीं पता। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, तो देखो ये सब कंबाइन होके बना रहे हैं, तो क्या 2/9 बदलेगा? नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदलेगा? नहीं। क्या पार्टिकल की डेंसिटी बदलेगी? नहीं। मीडियम की डेंसिटी बदलेगी? नहीं। क्या जी बदलेगा? नहीं। इसका मतलब है कि जब आप कंबाइन कर रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज बदल रही है और वो है रेडियस। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। मैं पूरी चीजों को रेशो काहे के लिए लेके रखूं? मेरे को दिख रहा है ना सिर्फ रेडियस बदल रही है, तो रेशो लूंगा तो बाकी सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी। अब मैंने कहा कि अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों में सेम रहेगी, और वो है वॉल्यूम। तो 8 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना आएगा? एक ड्रॉप का होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, छोटी वाली है, इंटू 8। ये मिलकर बना रहे हैं बड़ा वाला। तो भाई अब तुम्हारे घर में अगर बहुत सारी बाल्टियों में पानी है, उसको टंकी में डालोगे तो टंकी में उतना ही पानी आएगा ना जितना बाल्टियों में था, तो वॉल्यूम तो उतना ही आने वाला है। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये बचेगा 8r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। इसको लिख दिया 2r का होल क्यूब, क्यूब रूट कैंसिल हो गए, r इज इक्वल टू 2r। अब तो मुझे वैल्यू तक रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो रेशो लेना था। तो मुझे यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन मिल गया। जैसे ही मिला मैंने कहा टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू सेकंड वाले की रेडियस अपॉन पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो 2 वाला लिया मतलब बड़ा वाला लिया तो रेडियस भी बड़े वाले की ऊपर, और छोटा वाला नीचे लिया तो छोटे वाले की रेडियस नीचे। इसका स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब अगर अपन देखें तो बड़े वाले की रेडियस छोटे वाले की रेडियस का डबल है, 2r अपॉन r, ये कैंसिल हो गया r से r। और ये टर्मिनल वेलोसिटी पहले वाले की दे रखी थी 5, तो यहां पर मैंने रख दिया 5, ये हो गया कैंसिल होके 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 यानी कि 20। यूनिट का ध्यान रखो, ये था सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इसकी भी अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, विच इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको स्टोक्स लॉ बता दिया, टर्मिनल वेलोसिटी बता दिया, न्यूमेरिकल्स बता दिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो अपन अब अगली कक्षा में करने वाले हैं, जिसमें अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें अपन कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे, और इसी तरह से शॉर्ट में चीजों को समझते चले जाएंगे। ये चैप्टर अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जितने भी क्लास के ग्रुप्स हैं सब में डाल दो भाई, बाबा जी तुमको पढ़ा रहे हैं अब क्लास 11th। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।